फ्लोट्स इन नेटवर्क डायग्राम। फ्लोट मतलब क्या होता है? फ्लोट्स मीन्स आइडल टाइम और स्लैक टाइम in completion of activity. In what? In completion of activities. We intend to calculate that idle time or that slack time only which if consumed would not delay the project. आपको वही जानना है कि ऐसा कितना आइडल टाइम है हमारे एक्टिविटीज में कि जिसे हम यूज कर लें तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। उस आइडल टाइम को हम लोग 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब आपको नोट्स में क्या लिखाया हुआ मुझे याद नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं। 1 is total float, another is free float, third is interfering float, and the fourth is independent float. 4 तरह का फ्लोट है। फ्लोट मतलब आइडल टाइम और फ्लोट मतलब वो आइडल टाइम विच इफ कंज्यूम्ड वुड नॉट डिले द प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट कैसे सोचते हैं आप देखना, मैं फिर यहां पे जो लिखना लिख दूंगा, पहले समझ लो। एक एक्टिविटी है 2 से लेके 5 जा रहा है, इसका ड्यूरेशन है 7 डेज। देखिएगा इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 5th डे, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम यहां पर जो एक्टिविटी एंड होगा उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है 8। यहां पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी यहां से जो एक्टिविटी निकलेगा उसके लिए है 14 और यहां पे जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो 16 है। ये जो लेटेस्ट टाइम आता है ना, ये L मतलब होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम और E मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। मतलब यहां से निकलने वाला एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा तो इसका फिनिश यहां नहीं है, इसका फिनिश इसके इवेंट पे मिलेगा। और ये फिनिश टाइम किसके लिए अप्लाई हो रहा है? जो एक्टिविटी यहां पे एंड हो रहा है। ध्यान रखिएगा, E applies for those activities which start from here and L applies for those activities which will end here. These two cannot be applied at the same time for one activity. E applies for जो यहां से शुरू होगा और L अप्लाई होगा जो यहां पे आके एंड होगा उसके लिए। और ये जो L हम लोग निकाल के लाते हैं ये हम लास्ट इवेंट से बैक कैलकुलेशन में निकाल के लाते हैं, कीपिंग इन माइंड कि प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अगर प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी टाइम पे कंप्लीट कराना है तो आपको यहां पे जो एक्टिविटी एंड होता है उसको खत्म कराना पड़ेगा 16th डे को। These are not 16 days count, these are जैसे कैलेंडर डेज होते हैं ना, 16 तारीख है ये, मान लीजिए 16 तारीख तक खत्म कराना होगा, 16 दिन तक खत्म कराना होगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड यहां से जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्ट 14 है क्या? यहां ये वाला एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम क्या है? 5 है। तो 5 पे स्टार्ट करवा सकते हैं, 16 तक खत्म करवा सकते हैं। कितना दिन है हाथ में? 16 पे खत्म करवाना होगा, 5th पे स्टार्ट करवा सकते हैं। तो हाथ में है 11 दिन और आपको काम करने में लगेगा कितना दिन? सिर्फ 7। तो आइडल कितना है? क्या ये 4 दिन छुट्टी दे देने से या डिले हो जाने से प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट तब तक अफेक्ट नहीं होगा जब तक ये 16 दिन में आप खत्म कर पाते हो। सो टोटल फ्लोट इज बेसिकली व्हाट? It should not, the objective here is, what is the objective here? It should not delay the project. And how do you get this? 16 minus 5,
that is equal to time available and time required. The gap between available and required is the total float. ठीक है, इसको निकालने का एक शॉर्टकट भी आपको सिखाया गया था. शॉर्टकट क्या सिखाया था मैंने, सुनिए. हम लोग बोलते हैं आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये बोल रहे हैं ना 5, इससे आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाल सकते हो. अर्लीस्ट फिनिश टाइम विल बी स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन which is 5 plus 7 12 और लेटेस्ट फिनिश टाइम देखिए 16, लेटेस्ट फिनिश टाइम 16, अर्लीस्ट फिनिश टाइम 12, so time gap is 4. You can think this way also. जब सम्स कराया था मैंने तो ऐसे बता दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉजिक आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको दोनों लॉजिक पता होना चाहिए. आपको ये गैप देखकर इसमें से माइनस करना है. अल्टीमेटली दोनों में एक ही काम किया, 5 प्लस 7 माइनस 16 कर रहे हैं या फिर 16 माइनस 5 करके फिर 7 से माइनस करें, बात तो एक ही है. अल्टीमेट रिजल्ट हैज टू बी सेम. नेक्स्ट देखिए, अगर कोई एक्टिविटी डिले हो जाता है, मान लीजिए ये वाला एक्टिविटी में 4 दिन का छुट्टी आपने समझ लिया ना. अब इस एक्टिविटी के एक दूसरा मैनेजर है, दूसरा एक्टिविटी का कोई और मैनेजर है, हर एक्टिविटी वाइज हमने मैनेजर रख रखा है. अब ये एक्टिविटी अगर डिले करता है तो आपको नहीं लगता आगे वाला एक्टिविटी मैनेजर भी परेशान हो जाएगा? वो उसको भी डिले करना ही पड़ेगा, उसके पास उपाय नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला जो एक्टिविटी है वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाता है. करेक्ट? तो ये एक्टिविटी में एक भी दिन का डिले है तो हो ही सकता है कि आगे वाले का काम में भी अड़चन आ जाए. बट अगर आपका इंटेंशन ये है कि आगे वाला एक्टिविटी का काम में कोई अड़चन ना आए, आगे वाला, पीछे वाला का कुछ नहीं सोचना, क्योंकि आप अपना के बाद आगे का सोच सकते हैं. पीछे वाला का तो काम हो चुका है, उसको लेके कुछ नहीं सोचना है. आपके कारण आपका इमीडिएट जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है उसके काम में कोई अड़चन ना आए, कोई डिले ना हो. अभी आप किस पे सोच रहे थे? ऑब्जेक्टिव था डिले द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में डिले नहीं होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव ये था कि नॉट टू डिले द प्रोजेक्ट, नॉट टू डिले द प्रोजेक्ट. अभी दिस वाज द ऑब्जेक्टिव. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज चेंजिंग. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट प्रोजेक्ट, यू आर थिंकिंग अबाउट मेरे कारण मेरे आगे वाला एक्टिविटी का काम में डिले नहीं होना चाहिए. तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा उसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पर स्टार्ट होने के लिए. उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? 14. अगर आप इसको 14 पे स्टार्ट होने दोगे तो ये एक्टिविटी मैनेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपसे. अदरवाइज ये आपको आके बार बार देखेगा, क्या हुआ, जल्दी करो मेरा रेडी है सब, मुझे स्टार्ट करना है. अदरवाइज अगर आप 14 तक अपना काम खत्म कर देते हैं तो ये आपको कुछ नहीं सकता. तो अगर आप अपना लेटेस्ट टाइम को 16 से चेंज करके 14 ले लेते हैं, क्योंकि आप आगे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो 14 माइनस 5, आपके हाथ में कितना दिन है? 14 माइनस 5 इज 9 एंड 9 माइनस 7 इज 2. मतलब 2 दिन का छुट्टी आप अभी भी मना सकते हैं, उसके कारण आगे वाला में प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन अगर 3 दिन का छुट्टी मना लिया तो प्रोजेक्ट डिले होगा. 3 दिन का छुट्टी मनाने से प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, लेकिन आगे वाला को भी एक दिन बैठना पड़ जाएगा. 4 दिन का डिले हुआ तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, लेकिन आगे वाला को 2 दिन बैठना पड़ेगा आपके कारण. अगर 5 दिन डिले किया तो प्रोजेक्ट ही डिले हो जाएगा. वो तो हम कभी अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है ना. अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा होता है ना तो उसका कारण पता करते हैं, क्या कारण से 5 दिन ले लेगा, क्या रिसोर्स का कॉन्स्टेंट है, और रिसोर्स का कॉन्स्टेंट है तो रिसोर्स को स्मूथिंग करेंगे. टाइम स्केल डायग्राम में जाकर हम उसका भी एनालिसिस करके उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे. हम कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट टाइम पे ही कंप्लीट हो जाए. ठीक है, दिस इज फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट में ऑब्जेक्टिव क्या बदल गया है हमारा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द सक्सीडिंग एक्टिविटीज. आगे वाला बंगाली का आगे और हमारा आगे में बहुत कंफ्यूजन है, और बहुत हम लोग हिंदी भाषी लोग बंगाली वाला आगे बोलते हैं बातचीत में. आगे मतलब ये सक्सीडिंग, ये वाला आगे नहीं. बंगाली में इसको आगे बोलते, इसको पोरे बोलते हैं, पोरेट एक्टिविटी. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए. बहुत बार हम लोग ये कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं. सक्सीडिंग एक्टिविटी में डिले नहीं आना चाहिए. अब इसका भी शॉर्टकट है. कैसे है शॉर्टकट? देखो, इसका वैल्यू याद है आपको?
टोटल फ्लोट क्या था यहां पर? टोटल फ्लोट था 16 माइनस 5 माइनस 7, ये 4। ये तो मैंने लॉजिक से बताया। शॉर्टकट से क्या बताया था? लेटेस्ट फिनिश टाइम विच इज 16 माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम विच इज 5 प्लस 7 12, आंसर इज 4। फ्री फ्लोट का लॉजिक कैलकुलेशन क्या बोल रहा है बताओ? आगे का डिस्टर्ब नहीं होने देना मेरे को, बताइए मुझे। 14 माइनस 5 माइनस 7, 2 डेज। एंड अगर शॉर्टकट से जाना है, यहां पर हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट। देखो, टोटल फ्लोट में से माइनस करेंगे ये वाला इवेंट। इस एक्टिविटी के लिए 5 इज हेड इवेंट और टेल इवेंट। 5 इज हेड इवेंट। तो हेड इवेंट में कितना टाइम गैप है, ये टाइम गैप को हम लोग स्लैक ऑफ इवेंट भी बोलते हैं। टाइम गैप इज L माइनस E, कितना है? 2। तो आप इस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट देख लो और उसमें से स्लैक ऑफ हेड इवेंट माइनस कर दो। टोटल फ्लोट कितना है इसका? 4। स्लैक ऑफ हेड इवेंट इज 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और यही 2 आप लॉजिक से देखें तो 14 माइनस 5 बाई 7। द थर्ड वन इज इंटरफियरिंग फ्लोट। देखो, इंटरफियरिंग फ्लोट मतलब वो छुट्टी जिसको कंज्यूम किया तो आगे वाला बेचारा डिस्टर्ब होगा ही। वो छुट्टी जिसको कंज्यूम किया तो आगे वाला पक्का डिस्टर्ब होगा। आप बता सकते हैं कितना दिन था वो? कौन सा 2 दिन? ये वाला 2 दिन कैसे निकाला? 4 माइनस 2, समझ गए? 2 दिन का छुट्टी मनाइए तो आगे वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। थर्ड डे छुट्टी मनाइए, आगे वाला डिस्टर्ब होगा। फोर्थ डे भी छुट्टी मनाइए तो आगे वाला डिस्टर्ब होगा ही। तो वो थर्ड और फोर्थ डे इज इंटरफियरिंग फ्लोट। इंटरफियरिंग फ्लोट इज वेरी सिंपल, which is total float minus free float, that is 4 minus 2। इसका यही शॉर्टकट है, यही लॉजिक है। इंटरफियरिंग फ्लोट मीन्स दैट छुट्टी if consumed will definitely alter the succeeding activity's completion, will definitely affect succeeding activity. The last one is independent float. First, independent float is calculated only for the activity which is a sandwich activity. सैंडविच मतलब जो बीच में दबा हुआ है, इधर भी एक्टिविटी है, इधर भी एक्टिविटी। ऑटो के सीट में होता है ना, हमारे बीच में हम सैंडविच हो जाते हैं। कभी 2 मोटा बैठा है अगर अगल बगल में, बीच में सैंडविच, बर्गर बन जाएंगे आप। अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, अभी भी वो याद आता है मेरे को, ऐसा कैसे दोनों मोटा दबाया था और ऊपर से मजा ले रहा था बीच बीच में। मैं एक बार दोनों पीछे किया, अरे अंकल जी साइड दीजिए, सांस लेना है तो थोड़ा सा ऐसे साइड हुए, आया फिर वापस ही रहा। एनीवेज, ये सैंडविच एक्टिविटी के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर कोई एक्टिविटी ऐसा है, जैसे देखिए 2 है, ये 1 से 2 के लिए इंडिपेंडेंट फ्लोट अप्लाई नहीं होगा। तो सर वहां पे क्या लिखना है? डैश नॉट एप्लीकेबल की 0, वहां पे आंसर 0 ही आएगा। 1 से 2 पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ सैंडविच 1। जिसका वैल्यू आ सकता है वो सैंडविच एक्टिविटी के लिए आएगा। मतलब जिसके आगे भी